देश में लगातार कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। इन सब के बीच राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार दोनों अपने कामों का गुणगान गा रही है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या हर रोज 4000 के पार मामले लगातार सामने आ रहे हैं। वहीं आंकड़े के साथ साथ अर्थव्यवस्था बदहाली के कगार पर पहुंच गई है। और अगर मेडिकल फैसिलिटी की बात करें तो जीडीपी का 1 से 1.5% मेडिकल फैसिलिटी पर खर्च किया जाता है, जिससे आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि देश में मेडिकल फैसिलिटी की हालत सबसे खराब है। उसके बावजूद सरकार का दावा है कि कोरोना जैसे महामारी से निपटने के लिए भारत पूरी तरह तैयार है। अगर भारत तैयार है कोरोना से लड़ने के लिए, तो क्यों लगातार मरीजों के आंकड़ों में इजाफा हो रहा है? साथ ही बढ़ते आंकड़े यह भी दर्शाती है कि कहीं ना कहीं सरकार फेल हो चुकी है महामारी से लड़ने के लिए। साथ ही इन आंकड़ों का बढ़ना यह भी दर्शाता है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार में खुद तालमेल नहीं बैठ पा रही है किसी भी फैसले को लेकर, जिसका भुगतान लोगों को करना पड़ रहा है। जिसके बाद भी सभी नेता सरकार नेतागिरी चमकाने में लगे हैं। जब देश के नेताओं को नेतागिरी करने से फुर्सत मिलेगी, तब ना जनता के बारे में सोचेंगे। वहीं देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 लाख के पार पहुंच गई है। 3 लाख से ज्यादा लोगों की मौत कोरोना से हुई है। पिछले कुछ दिनों से रोजाना औसतन 4000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। अगर इसी रफ्तार से लगातार संख्या बढ़ती गई तो जून के पहले हफ्ते तक मरीजों की संख्या 2 लाख से ज्यादा होने का अंदेशा है। अगर ऐसा होता है और हालात बिगड़ते हैं तो संभालना काफी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सरकार के ही आंकड़े बताते हैं कि हमारे यहाँ अस्पताल में 1700 मरीजों के लिए एक बेड है। देश में न सिर्फ अस्पतालों की बल्कि डॉक्टरों की भी कमी है। 30 सितंबर 2019 को लोकसभा में दिए जवाब में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया था कि देश में 12 लाख के आसपास एलोपैथिक डॉक्टर है। अगर ये मान लिए कि एक समय में इनमें से 80% यानी 9,61,000 डॉक्टर भी काम करने की स्थिति में होते हैं, तो 1404 लोगों पर एक डॉक्टर होगा। ये आंकड़ा WHO के मानक से भी कम है। WHO के मुताबिक हर 1000 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए। सेंटर फॉर डिजीज डायनामिक्स इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी यानी CDP की रिपोर्ट बताती है कि हमारे देश में सिर्फ 69,264 अस्पताल ही हैं। इनमें से 25,778 सरकारी और 43,486 प्राइवेट अस्पताल है। इन अस्पतालों में 18,99,288 बेड है। देश में सबसे ज्यादा 17,103 अस्पताल उत्तर प्रदेश में है। यहाँ 4,635 सरकारी और 12,468 प्राइवेट अस्पताल है। उसके बाद कर्नाटक का नंबर आता है, जहाँ सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों की संख्या 10,684 है। सरकारी अस्पतालों में 35,500 तो प्राइवेट में करीब 60,000 ICU बेड है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े कहते हैं कि देश में 16 मई तक 3.1% कोरोना मरीज ICU में भर्ती है। लेकिन ये आंकड़ा अगर बढ़ गया तो क्या होगा? क्योंकि सरकारी अस्पतालों में 35,699 और प्राइवेट अस्पतालों में 59,262 ICU बेड है। यानी सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में कुल मिलाकर 94,961 ICU बेड है। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित इस समय महाराष्ट्र है। वहां अब तक 35,000 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं, जबकि 1200 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन वहां भी सरकारी और प्राइवेट दोनों अस्पतालों को मिलाकर 11,587 ICU बेड ही है। सिर्फ कोरोना संक्रमितों की संख्या भले ही बढ़ रही हो, लेकिन राहत भरी खबर यह है कि हमारे यहाँ 16 मई तक सिर्फ 0.45 मरीज ही वेंटिलेटर के सपोर्ट पर है। हालांकि चिंता वाली बात यह भी है कि देश की आबादी 130 करोड़ से भी ज्यादा है, और अगर हमारे यहाँ भी हालात अमेरिका और यूरोप जैसे बन गए तो वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है। CDP की रिपोर्ट बताती है कि देश में सिर्फ 47,481 वेंटिलेटर है। इनमें से 17,850 वेंटिलेटर सरकारी और 29,631 वेंटिलेटर प्राइवेट अस्पतालों में है। 17 मई को स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया था कि देश में
916 डेडिकेटेड कोविड-19 अस्पताल है, जिनमें 1,80,473 बेड है। इनमें से 1,61,169 आइसोलेशन बेड है और 19,304 आईसीयू बेड है। इनके अलावा कोविड-19 हेल्थ सेंटर भी बनाए गए हैं, जिनमें 1,17,775 आइसोलेशन बेड और 10,529 आईसीयू बेड है। इसके साथ ही 9,536 क्वारंटाइन सेंटर और 5,84,632 बेड वाले 6,309 कोविड-19 केयर सेंटर है, जहां सरकार के लापरवाही का भुगतान आज देश के 130 करोड़ की आबादी को कहीं ना कहीं करना ही पड़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पिछले कई भाषण में इस बीमारी से लड़ने के लिए लोगों को घरों में कैद रहने जैसे चिकित्सा उपायों पर अमल करने का ही संदेश दिया था, लेकिन उन्होंने यह तक बताना ठीक नहीं समझा था कि इस बीमारी से लड़ने के लिए सरकार ने अब तक क्या क्या तैयारियां की है और आगे की क्या योजना है। दिसंबर में ही इस वैश्विक प्रकोप की सच्चाई सामने आ चुकी थी। हमारे देश में भी पहला मामला जनवरी अंत तक आ चुका था। इस चेतावनी के मद्देनजर यह जरूरी था कि हमारे देश की स्वास्थ्य सुविधा को आसन्न संकट के लिए तैयार किया जाता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में तैयारियां सिफर रही और स्वास्थ्य कर्मियों और जनता के लिए आवश्यक जीवन रक्षक मास्क, दस्तानों और जांच किटों तक को जुटाने के बजाय 24 मार्च तक इन सामग्रियों का बड़े पैमाने पर निर्यात किया जा रहा था। आज हम इन सब मेडिकल सामग्रियों के अभाव से लगातार गुजर रहे हैं। यह अभाव हमारे चिकित्सकों की जान को भी जोखिम में डाल रही है, जिन्हें अपने मरीजों का इलाज करना है। जब डॉक्टरों का यह हाल है तो समझ लीजिए मरीजों का क्या हाल होने वाला है। आने वाले दिनों में अस्पताल ही संक्रमण के अड्डों में तब्दील होने जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने की प्राथमिकता कभी मोदी सरकार की रही है या नहीं, यह अपने आप में बहुत बड़ी सवाल है। यदि रहती तो देश के खजाने का पैसा मूर्तियों पर लगाने के बजाय अस्पतालों के निर्माण में खर्च किया गया होता, जिसका भुगतान आज देश को और देश की जनता को नहीं करना पड़ता। इस संबंध में हमने लोकांचे दोस्त के प्रमुख और सामाजिक कार्यकर्ता रवि भिलाने से बात की। आइए सुनते क्या कहना है उनका। वेंटिलेटर्स की कमी है या नहीं है, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हमारे दृष्टिकोण में ही कमी है, इतना मैं जरूर कह सकता हूँ। जैसे देखिए, अभी हम लोग मानते हैं कि कोरोना पे कोई हमारे पास कोई ट्रीटमेंट नहीं और कोई उसके उपाय नहीं है हमारे पास, लेकिन हम लोग इतना तो मानते हैं कि ये जो है इसको हमारी इम्यूनिटी बढ़ाना, इम्यून पावर बढ़ाना, ये इसका एक बहुत जरूरी साधन हमारे पास है। लेकिन हमने लॉकडाउन जैसे जो उपाय किए हैं इसके ऊपर हमने लोगों को जो सूर्य प्रकाश है, हेलो, हाँ सर बोलिए, मैं सुन रही हूँ। हमने जो सुबह का जो सूर्य प्रकाश है, सनलाइट है, वो भी उससे भी लोगों को वंचित कर दिया है। तो जो इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की जब हम लोग बात करते हैं तो हमने इस तरह के उपाय कर डाले कि लोगों की इम्यूनिटी पावर जिससे बढ़ेगी नहीं, क्योंकि सुबह का सूर्य प्रकाश लोगों को अगर 2-2 महीना नहीं मिलता है, वो घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, तो कैसे बढ़ेगी। दूसरी बात, 10-15 लोगों को एक ही घर में 10 बाय 10 के रूम में हम दिन भर में उनको बिठा के रखेंगे, और ना तो फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन होगा उससे, और ना ही वो लोगों का कुछ जो एक मानसिक जो तनाव मुक्ति का एक प्रोसेस होता है वो भी नहीं होगा। तनाव तो बढ़ते ही जा रहा है। और दूसरी बात, लाखों करोड़ों लोगों को खाने के वादे हो रहे हैं। कैसे वो लोग कोरोना अगर उनको किसी को होता भी है तो उसको अंदरूनी फाइट कैसे करेंगे, और फिर जाके ये वेंटिलेटर्स और बाकी जो चीजें हैं उनकी बात आती है। हाँ। तो ये वेंटिलेटर तक पहले लोग पहुंचे ही नहीं, इस बारे में हमको कुछ करना चाहिए। हमने वेंटिलेटर्स को इतना ये कर दिया है, ग्लोरीफाई कर दिया है कि जैसे वही एक चीज है जो पूरे देशवासियों को बचा लेगी। ऐसा नहीं, हमने बेसिक में हमारे दृष्टिकोण में कुछ कमियां है, वो सुधारनी चाहिए। सर देखिए, लगातार मेडिकल फैसिलिटी पे भी सवाल उठ रहे हैं कि जैसे पीपीई किट हुआ, वेंटिलेटर हुआ, ऐसे बहुत तमाम चीजें हैं जो सुविधाएं लोगों को देनी चाहिए थी या जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए थी, जो नहीं मिल रही है। इसके वजह से भी कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण का जो प्रकोप है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो आप इसके ऊपर किस तरह राय रखेंगे अपनी?
देखिए, अभी मैंने कि पुणे का वीडियो देखा, केईएम हॉस्पिटल में एक आदमी को रखा था 14-15 दिन, उसका बिल आया कुछ 1,80,000। उसमें से 80,000 रुपए सिर्फ इसके थे क्योंकि एक डॉक्टर एक पेशेंट को देखेगा, फिर पीपी किट बदलेगा, फिर दूसरे को देखेगा, फिर पीपी किट बदलेगा, फिर पीपी किट बदलेगा, और इसका सबका जो खर्चा है वो उसी पेशेंट से मांग रहे हैं। अब पुणे के केईएम हॉस्पिटल की ये घटना है। तो मतलब ये कैसे? ठीक है, आपके पास सरकार के पास पीपी किट, सरकार बोल रही है कि हमारे पास बहुत सारे हैं, हमने देश में बना रहे हैं, हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इतने हैं। लेकिन अगर तुम एक आदमी से 70,000 रुपया उसके पीपी किट्स का लोगे तो ये देश का गरीब आदमी अफोर्ड ही नहीं कर सकता है ना उतना सारा खर्चा। तो अगर आपके पास आप बोल रहे हैं कि सभी बहुत सारा क्वांटिटी आपके पास उपलब्ध है, तो ये लोगों को फ्री में उपलब्ध कराना चाहिए। पैंडेमिक में आप लोगों से पैसा लेके हर चीज उनको देंगे तो सीधा मतलब है कि जिसके पास पैसा है वही इसका इलाज कर सकेगा, और जिसके पास नहीं है उसको तो मरने के सिवा कोई चारा नहीं रहेगा। तो सर, जिस तरह से लगातार अभी कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, ठीक है, तो उसमें कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को सहमति के साथ इस बीमारी को, इस महामारी को रोकने के लिए काम करना चाहिए। तो क्या आपको लग रहा है कि इस स्थिति में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों इस महामारी से निपटने के लिए तैयारियां कर रही हैं, या दोनों की जो तालमेल है, जो सुझाव होने चाहिए, वो एक साथ मिलकर हो रही है, या उनको मिलकर काम करना चाहिए? पहले इन लोगों ने, पहले दोनों सरकारों ने मिलकर, खास करके केंद्र सरकार ने मिलकर आगे एक जो बड़ी गलती की है उसको सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। बिना लोगों को बताए, लोगों को कॉन्फिडेंस में लिए, भरोसे में लिए अचानक आप 2-4 घंटे में लॉकडाउन पूरा देश कर देते हो, तो जो गरीब मजदूर आदमी है वो कहाँ जाएगा, कैसे रहेगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा? इसका बिना सोचे समझे जो आपने गलती कर दी है, तो अब ये उसी का नतीजा है कि लोग लाखों की संख्या में सड़कों पे है, भूखमरी के कगार पे है। तो ये वही गलती है, पहले इन लोगों ने वही गलती दुरुस्त करनी चाहिए, और वो गलती सुधारने के लिए लोगों की जेब में डायरेक्ट पैसा जाना चाहिए। अब जो पैकेज वगैरह जो डिक्लेयर किए जा रहे हैं वो ऐसा है कि आप कभी 2-4 महीने के बाद आप लोन लो, फिर लोन में से आप फिर कोई छोटा मोटा धंधा खड़ा करो, और उसके बाद फिर आपकी अर्थव्यवस्था अच्छी हो जाएगी। ये मुंगेरी लाल के सपने जैसा हो गया है। ये अभी उसको जरूरत है कि इसी वक्त उसके हाथ में एक पानी की बोतल चली जाए, उसको एक खाने की 2 रोटी उसके हाथ में चली जाए, ये उसकी जरूरत है। उसके तरफ सरकार देख ही नहीं रही, केंद्र सरकार नहीं देख रही है, और महाराष्ट्र सरकार में भी तो कुछ तालमेल की कमी है, जिसके कारण वो सभी तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। सर, मैं महाराष्ट्र की से बात करूंगी क्योंकि महाराष्ट्र में जो आंकड़ा है वो सबसे ज्यादा है, और लगातार महाराष्ट्र में आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या इसमें राज्य सरकार की भी गलती है? क्योंकि जिस तरह से आपको जो अनुशासन लगाना चाहिए था, जो आपको व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी, क्या आप उसमें विफल हो? नहीं, मैं ये नहीं मानता हूँ। महाराष्ट्र में जो सबसे ज्यादा आंकड़ा दिखाई दे रहा है, इसका एक कारण है कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं। सबसे ज्यादा जो टेस्ट है वो महाराष्ट्र में हो रहे हैं, एक बात है। दूसरी बात, महाराष्ट्र में मुंबई जैसे शहर में एक ही शहर में 1.5 करोड़ लोग जहाँ रहते हैं, तो पूरे दुनिया के कई ऐसे देश है जिनमें पूरे देश में मिलाकर भी 1.5 करोड़ लोग नहीं है। तो ये अपने आप में एक बड़े देश से अलग बड़ी सिटी है ये मुंबई, और ऐसी सिटी में धारावी जैसी दुनिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी है, जिसमें इतने पेशेंट होना स्वाभाविक बात है। ये कोई बहुत डरावनी चीज नहीं लग रही है मेरे को ये। लेकिन इतना जरूर है कि अब इसको सोशल नहीं बोलूंगा, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराने के लिए कुछ दूसरे रास्ते अख्तियार करने चाहिए, ये मेरा मानना है। सर देखिए, महाराष्ट्र में जिस तरह आंकड़े बढ़ रहे हैं उसके हिसाब से जो मेडिकल फैसिलिटी होनी चाहिए थी, वेंटिलेटर की बात हो जाए, जैसे पीपीआई किट की बात हो जाए, क्या कहीं ना कहीं उसकी भी कमी पड़ रही है, जिसके कारण लोगों को वो सुविधाएं, वो व्यवस्थाएं नहीं मिल पा रही है? ये तो हमारे पूरे देश का ही सवाल है मैडम। हमने कभी जो हमारा मेडिकल सिस्टम है इसके ऊपर कभी गौर ही नहीं किया। इसको ठीक करना है, इसको हमेशा के लिए मजबूत करना है। लोगों को आसानी से सभी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, हो जाएगी, इस तरह से हमने कभी सोचा ही नहीं। हमने सिर्फ प्राइवेटाइजेशन के ऊपर जो जोर दिया, जिसके कारण आज देखिए, आज मुंबई जैसे शहरों में क्या हाल है, जो प्राइवेट डॉक्टर्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स है सब छुप गए हैं। तो जो सरकारी अस्पताल जो थोड़े बहुत है वो अपनी कोशिश कर रहे हैं, उनसे जब कोशिश उनके हाथों के बाहर चली जाती है तो वो कहते हैं कि अब हम लोग क्या करें। तो ये एक दिन का सवाल नहीं है, एक कोरोना का सवाल नहीं है और एक सरकार का सवाल नहीं है। मैं
ठाकरे सरकार के लिए भी नहीं बोलूंगा और पिछले बीजेपी सरकार के लिए भी नहीं बोलूंगा। हमारा जो पूरे समाज का दृष्टिकोण है वो हेल्थ को उतना ये नहीं देता है, प्राधान्य नहीं देता है। हम लोग हेल्थ को शिक्षा को सबसे बाद में सोचते हैं। तो ये गलती जो है, या हमारी पूरी सोच में जो गलती है उसको सुधारना चाहिए। अब वो सुधरेगी तब सुधरेगी, लेकिन कम से कम इस वक्त जो मुंबई में गोरेगांव में एनईसी के ग्राउंड पे हो या बीकेसी में हो, जो हॉस्पिटल्स बन रहे हैं कोविड हॉस्पिटल्स, उनसे थोड़ी उम्मीद बढ़ी है अब। क्योंकि सर देखिए लगातार जिस तरह अभी महाराष्ट्र में ये आंकड़े तो बढ़ ही रहे हैं, पर देखिए क्योंकि अस्पताल की कमी है जिसकी वजह से आप जगह जगह जो स्टेडियम है या जो जगह खाली है वहां पे आप कोरोना अस्पताल जैसे बनाने की तैयारियां कर रहे हैं। क्या ये अगर तैयारियां आप पहले कर लिए होते तो ये जो प्रॉब्लम लोगों को इस समय फेस करना पड़ रहा है, उन प्रॉब्लम से लोगों को गुजरना पड़ रहा है, तो वो नहीं गुजरते थे। तो आखिरकार सरकार इतनी विफल क्यों है ये सब काम करने में? आप सही बोल रहे हैं, मैं भी वही कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये हमारा जो पहले से जो दृष्टिकोण है इस हेल्थ के विषय को देखने का, वही गलत रहा है। उसके परिणाम, उसके नतीजे आज हम लोग भुगत रहे हैं। पहले से अगर हम लोग ठीक से ये हमारी व्यवस्थाएं मजबूत रखते तो आज ये बात नौबत यहाँ तक नहीं पहुंचती। इसलिए ये किसी एक सरकार का, महाराष्ट्र सरकार का सवाल नहीं है, पूरे देश के हर राज्य का सवाल है। शायद केरला जैसे कोई राज्य है 2-4 जिन्होंने या दिल्ली में भी बहुत अच्छा उन लोगों ने काम किया है अभी पिछले कुछ महीनों में। इन लोगों ने थोड़ा बहुत बचा लिया है अपनी हेल्थ सिस्टम को, वरना पूरे देश का वही हाल है। तो हमको पूरी सिस्टम ही बदलने की जरूरत है ये। तो सर जो लगातार जिस तरह भी मामले बढ़ रहे हैं, हाँ, उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार लॉकडाउन तो लगा कर रखी है, लेकिन कहीं ना कहीं लॉकडाउन का सख्ती से पालन हो रहा है, नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से ये मामले बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम फेस करना है, जिसकी वजह से हर एक प्रॉब्लम कैसे आगे बढ़ती जा रही है कम होने के बजाय। नहीं, मेरा मानना तो थोड़ा अलग है मैडम। मैं ये मानता हूँ कि लॉकडाउन ये कोई उपाय नहीं है। ये तो जग भर में जो चल पड़ा कि चलो भाई लॉकडाउन हो जाएगा तो फिजिकल डिस्टेंसिंग हो जाएगा तो कोरोना फैलेगा नहीं। तो एक ठीक है, वो एक जो हमको इलाज में जो कुछ करना चाहिए उसकी एक छोटी सी बात है लॉकडाउन। लेकिन लॉकडाउन ये पूरा इसका इलाज नहीं है ना, ये कोरोना का। इसका इलाज है लोगों की जो इम्यूनिटी पावर है वो बढ़ाना। उसके ऊपर लोगों ने, सरकार ने ध्यान देना चाहिए, ये मेरी मांग है। तो सर आप महाराष्ट्र के लिए वेंटिलेटर और अदर मेडिकल फैसिलिटी को लेकर क्या सुझाव देना चाहेंगे और क्या बोलना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी फैसिलिटी और प्रोवाइड करनी चाहिए जिससे ये जो मामले हैं उस पर कहीं ना कहीं थोड़ा तो कंट्रोल हो? इसके ऊपर आपकी क्या राय है? महाराष्ट्र सरकार ने अभी जो पीपीई किट्स हो या बाकी जो वेंटिलेटर्स हो, जैसे जो कुछ कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। बहुत मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ, लेकिन ठीक कर रहे हैं। लेकिन उससे ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि अब जो प्राइवेट और सरकारी अस्पताल सभी है, उन लोगों ने कोरोना के व्यतिरिक्त, मतलब बगैर कोरोना वाले जो दूसरे पेशेंट्स है, किडनी हो या लिवर हो या जो भी ऐसे होते हैं, इन पेशेंट्स के लिए दरवाजे खुले करने चाहिए। ये जो दूसरे बीमारियों के जो पेशेंट्स है उन पर एडमिशन कहीं नहीं मिल रहा है, उनके बहुत बुरे हाल चालू है, उनके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। अगर आपको हमारी न्यूज अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको देश और दुनिया की सारी खबर मिलती रहे।